बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एस ब्लॉक तत्व, जिसमें पहले हम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट ए उपवर्ग अर्थात क्षार धातु। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था क्षार धातुओं की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना। अब उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे लिथियम का असामान्य व्यवहार। होता क्या है कि कोई भी दूसरे आवर्त के तत्व, ठीक है, तो हम यहाँ बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले हम बोल देते हैं कि दूसरे आवर्त के सभी तत्व अपने अपने समूह में स्थित अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट करते हैं। कौन से? दूसरे आवर्त यानी द्वितीय आवर्त के सभी तत्व। द्वितीय आवर्त के सभी तत्व अपने अपने समूह में स्थित अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट करते हैं। लिथियम भी अपने समूह के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट करता है। अब क्यों प्रकट करता है इसको देखें कि लिथियम निम्न कारणों से अपने समूह के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट करता है। अब वो कौन से कारण हैं ये देखें, तो ये कारण कॉमन है। दूसरे आवर्त के जितने भी तत्व हैं सभी इन्हीं कारणों के कारण ही अपने अपने समूह के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट करते हैं। जैसे पहला, परमाणु त्रिज्या का सबसे छोटा होना है, यानी आकार का सबसे छोटा होना। तो दूसरे आवर्त के जितने भी तत्व हैं वो अपने अपने समूह में सभी तत्वों से आकार में बहुत छोटे होते हैं। फिर इसके बाद है आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता का सबसे अधिक होना। तो जो दूसरे आवर्त के तत्व होते हैं उनकी आयनन ऊर्जा आवर्त में सबसे अधिक होती है, नहीं, समूह में सबसे अधिक होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे घटती है। तो सबसे ज्यादा किसकी हुई? दूसरे आवर्त के तत्वों की, तो सबसे अधिक होना। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ऊपर से नीचे आने पे घटती है, विद्युत ऋणात्मकता भी ऊपर से नीचे आने पे घटती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? दूसरे आवर्त के तत्वों की। फिर है तीसरा कि बाहरी कक्षा में डी उपकोष की अनुपस्थिति। अब दूसरे आवर्त में स्पष्ट है कि दूसरा आवर्त है, यानी केवल दो ही कक्षाएं बनेंगी और दूसरी कक्षा में केवल दो ही उपकोष होते हैं, एस और पी उपकोष। डी उपकोष नहीं होता। डी उपकोष न होने के कारण ही ये अपने इलेक्ट्रॉनों का विस्तार नहीं कर पाते और इसी कारण ये अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट करते हैं। अब छोटा आकार है तो जब धनायन बनाएंगे तो और छोटे हो जाएंगे। तो छोटे आकार के धनायन बनाने के कारण सहसंयोजी प्रवृत्ति प्रकट करना। तो जितने भी छोटे आकार के धनायन होते हैं वह
ऋणायन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करते हैं, जिससे उनके मध्य सहसंयोजी गुण प्रकट हो जाता है। यह फजान के नियम से स्पष्ट होता है। तो ये कुछ कारण हमने लिखे हैं। इन कारणों के कारण ही दूसरे आवर्त के सभी तत्व अपने अपने समूह के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट करते हैं। तो ये कारण आपको हर जगह कॉमन में रहेंगे, चाहे वो पहले उपवर्ग का हो, चाहे वो दूसरे उपवर्ग का हो, चाहे तीसरे उपवर्ग का हो, सब में ये कारण कॉमन ही रहेंगे। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं लिथियम कैसे गुणों में भिन्नता प्रकट कर रहा है। तो लिथियम निम्न गुणों में अपने समूह के अन्य तत्वों से भिन्नता प्रकट करता है। जैसे पहला पॉइंट, लिथियम का घनत्व अन्य क्षार धातुओं से सबसे अधिक होता है। और इसका कारण क्या है? कारण है आकार का सबसे छोटा होना। तो जितना आकार छोटा होगा घनत्व उतना ही अधिक होगा। इतना समझ में आ गया। अब घनत्व ज्यादा है, इसी कारण ये अन्य क्षार धातुओं की तुलना में बहुत कठोर है। ठीक है। लिथियम का घनत्व अधिक होने के कारण यह अन्य क्षार धातुओं की तुलना में अत्यंत कठोर है। जबकि अन्य क्षार धातु क्या होते हैं? नर्म होते हैं, मोम जैसे। इतना क्लियर हो गया। अब कठोर अधिक है, इसी का इसका गलनांक और क्वथनांक भी अन्य क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होता है। ठीक है। तो लिथियम की कठोरता अधिक होने के कारण इसका गलनांक अन्य क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होता है। इतना हो गया। फिर लिथियम वायु के संपर्क में रहने पर भी अपनी सतह की चमक बनाए रखती है, जबकि अन्य क्षार धातुओं की सतह वायु में रहने पर मलिन हो जाती है, यानी गंदी हो जाती है। कैसे? क्योंकि उनकी सतह पर ऑक्साइड की परत बन जाती है और इस कारण वो सतह मलिन हो जाती है। इतना समझ में आया। फिर है कि लिथियम सीधे ही नाइट्रोजन से क्रिया कर नाइट्राइड बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातु नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करते। लिथियम क्या करता है? नाइट्रोजन से सीधे ही क्रिया करके नाइट्राइड बना लेगा, जबकि अन्य क्षार धातु सीधे नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करते हैं। इतना हो गया। लिथियम अमोनिया से
क्रिया कर इमाइड बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातु अमोनिया से क्रिया कर एमाइड बनाते हैं। याद रखिएगा, लिथियम अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाएगा? इमाइड। और अन्य क्षार धातु क्या बनाएंगे? एमाइड बनाते हैं। इतना समझ में आ गया? फिर अगला, लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातु के नाइट्रेट गर्म करने पर नाइट्राइट बनाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड देगा, जबकि अन्य क्षार धातु गर्म करने पर लिथियम नाइट्राइट बनाते हैं। इसकी रिएक्शन देखेंगे। 4LiNO3, ये लिथियम नाइट्रेट है, इसको गर्म करेंगे तब बनेगा 2Li2O लिथियम ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2। ये लिथियम नाइट्रेट को गर्म करने पर इस प्रकार से लिथियम ऑक्साइड बनता है। अगर हम सोडियम नाइट्रेट को गर्म करें 2NaNO3, तो यहां पर केवल ऑक्सीजन निकलेगी और नाइट्राइट बनेगा NaNO2 प्लस O2। ये समझ में आ गया? अब इसके बाद अगला पॉइंट है कि लिथियम जल से बहुत धीमी गति से क्रिया करता है, जबकि अन्य क्षार धातु अत्यंत तीव्र गति से विस्फोट के साथ क्रिया करते हैं। इतना समझ में आया? तो लिथियम जल से बहुत धीमे धीमे क्रिया करेगा, लेकिन अन्य क्षार धातु जो है वो जल से बहुत तेजी से विस्फोट के साथ क्रिया करते हैं। हो गया? अब इसके बाद अगला पॉइंट है कि लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित हो जाता है, जबकि अन्य क्षार धातु के कार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित नहीं होते। इसकी रिएक्शन को देखेंगे। Li2CO3 होता है लिथियम कार्बोनेट, Li2CO3। इसको गर्म करेंगे तो इसमें से CO2 निकलेगी और बनेगा Li2O, जबकि Na2CO3 गर्म करने पर अपघटित नहीं होता। समझ में आ गया? इसके बाद अगला पॉइंट है कि लिथियम बाइकार्बोनेट ठोस रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि
अन्य क्षार धातुओं के बाइकार्बोनेट ठोस रूप में प्राप्त हो सकते हैं। इतना हुआ। फिर इसके बाद है लिथियम क्लोराइड LiCl सहसंयोजी यौगिक है। जबकि अन्य क्षार धातुओं के क्लोराइड जैसे NaCl KCl आयनिक यौगिक हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लिथियम क्लोराइड में लिथियम धनायन बहुत छोटे आकार का होता है, अतः फजान के नियम से यह ऋणायन को अपनी ओर अधिक आकर्षित कर लेता है, जिससे बंध में सहसंयोजी गुण अधिक आ जाता है। समझ में आ गया? तो लिथियम क्लोराइड सहसंयोजी यौगिक है, जबकि अन्य क्षार धातुओं के क्लोराइड आयनिक होते हैं। इसी प्रकार से जब सहसंयोजी है तो ये जल में अविलेय है। ठीक है, तो लिथियम क्लोराइड जल में अविलेय है, जबकि अन्य क्षार धातुओं के हेलाइड, यहाँ क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कोई भी हो सकता है, जल में विलेय हैं। इतना समझ में आया? अब आते हैं लिथियम सल्फेट Li2SO4। लिथियम सल्फेट Li2SO4 फिटकरी नहीं बनाता। फिटकरी नहीं बनाता, जबकि अन्य क्षार धातुओं के सल्फेट फिटकरी बनाते हैं। जैसे फिटकरी का सूत्र है K2SO4, यहाँ क्षार धातु आ गया, Al2SO4 का होल साइज 24H2O। लेकिन लिथियम सल्फेट फिटकरी नहीं बनाएगा। लिथियम कार्बन से क्रिया कर कार्बाइड बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातु कार्बन से क्रिया नहीं करते। इसका मतलब वो कार्बाइड भी नहीं बनाता। लिथियम अन्य क्षार धातुओं की तुलना में बहुत विषैला है। लिथियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अन्य क्षार धातुओं की तुलना में दुर्बल क्षार हैं। ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हुए जिनमें लिथियम समूह के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट कर रहा था। अब हम लिथियम से मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है लिथियम का मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध। तो ध्यान रखिएगा कि दूसरे आवर्त के तत्वों के गुण हम यहाँ लिखते जा रहे हैं। द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण
तृतीय आवर्त के उन तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं जो उनके विकर्णी अभिमुख होते हैं। इस प्रकार के संबंध को विकर्ण संबंध कहते हैं। इतना समझ में आ गया? लिथियम का मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध होता है। अब क्या है देखें इसको, कि यहां पर हमने लिख लिया फर्स्ट ए, यहां पर लिख लिया सेकेंड ए, ये उपवर्ग है। प्रथम आवर्त, फिर उसके बाद द्वितीय आवर्त, फिर उसके बाद तृतीय आवर्त। प्रथम आवर्त में तो हाइड्रोजन है, द्वितीय में लिथियम है, तृतीय में सोडियम है, और यहाँ प्रथम आवर्त में नहीं कुछ है। यहाँ बेरिलियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम है। अब विकर्ण संबंध क्या बना, इसको आप देखें। विकर्ण संबंध बना है यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम, इनके विकर्ण पर स्थित है। तो ये हो गया विकर्ण संबंध। इतना सबको समझ में आ गया? तो लिथियम निम्न गुणों में मैग्नीशियम से समानता रखता है। पहला, कुछ गुण हम बच्चों बता ही रहे हैं, यहाँ पर लिखने का समय, लिखने में बहुत समय जाएगा तो हम बताते जा रहे हैं, आप लोग सुन के लिखिएगा। पहला है कि लिथियम और मैग्नीशियम के आयनों की त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं। लिथियम और मैग्नीशियम के आयनों की त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं। दूसरा पॉइंट, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के घनत्व बहुत अधिक होते हैं, इसी कारण ये अत्यंत कठोर धातुएं हैं। अगला पॉइंट, दोनों ही अत्यंत कठोर धातुएं होती हैं, इसी कारण इनके गलनांक भी बहुत अधिक होते हैं। तीसरा, दोनों के नाइट्रेट गर्म करने पर ऑक्साइड बनाते हैं। दोनों के नाइट्रेट गर्म करने पर ऑक्साइड बनाते हैं और NO2 गैस मुक्त करते हैं। अगला, लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट गर्म किए जाने पर अपघटित होकर CO2 गैस देते हैं। दोनों के कार्बोनेट अपघटित होकर CO2 गैस देते हैं। फिर अगला है, दोनों के हेलाइड सहसंयोजी प्रवृत्ति के होते हैं, इस कारण ये जल में अविलेय जबकि कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। फिर से बोल रहे हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम के हेलाइड सहसंयोजी प्रवृत्ति के होते हैं, इसी कारण ये जल में अविलेय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। अगला, दोनों ही धातुएं सीधे ही नाइट्रोजन से क्रिया कर नाइट्राइड बनाती हैं। दोनों ही धातुएं सीधे ही नाइट्रोजन से क्रिया कर नाइट्राइड बनाती हैं। अगला, दोनों के ही हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर अपघटित होकर ऑक्साइड और जल बनाते हैं। दोनों के ही हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर ऑक्साइड और जल बनाते हैं। जैसे हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं, 2LiOH, इसको गर्म करेंगे तो H2O प्लस Li2O। इसी प्रकार से MgOH का होल ट्वाइस, इसको गर्म करेंगे तो H2O प्लस MgO। क्लियर हो गया?
दोनों ही धातुएं कार्बन के साथ क्रिया कर सीधे कार्बाइड बनाते हैं। दोनों ही धातुएं कार्बन के साथ क्रिया कर सीधे कार्बाइड बनाते हैं। तो बच्चों, ये हमने विकर्ण संबंध भी बता दिया।